हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में भी रिसेंट 6 नवंबर 2025 का एक जजमेंट डीवी एक्ट का आपके सामने रखने वाला हूं। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डीवी एक्ट के अंतर्गत इतने सारे राइट्स दिए गए हैं। अब इनका मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट भी यहाँ पर एक ऐसा आदेश कर देता है जो हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है, जैसे कि इस मामले में हुआ। अब ये पूरा मामला समझने के लिए हमें इस पूरे मामले के पहले फैक्ट्स जानने पड़ेंगे। तो चलिए पहले फैक्ट्स को समझते हैं और फिर जजमेंट तक चलेंगे। मई 2013 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। इस विवाह से उनको एक बच्चा भी है और 2021 से दोनों पक्षकारों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। मैं बाकी इधर उधर की बातों पे ना जाके सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। जिस चीज को हमें समझना है, बात यह है कि पत्नी ने डीवी एक्ट का एक केस दर्ज किया था। उस केस के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट ने 20,000 रुपए ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए ऑर्डर कर दिया था। यानी पति को अपनी पत्नी को वैकल्पिक आवास के लिए 20,000 रुपए प्रति माह देना था। अब आफ्टर सम टाइम पति ने एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 में दाखिल करी डीवी एक्ट के, और इस आदेश को संशोधन के लिए प्रार्थना करी, जिसका आधार यह था कि उसने कहा कि पत्नी अब अपना खुद का फ्लैट खरीद चुकी है, तो अब वही 20,000 रुपए वैकल्पिक आवास के नाम पे पाने की अधिकारिणी नहीं है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने माना हाँ, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और मैट्रिमोनियल घर में उसने जो एक हिस्सा लिया हुआ था, कोर्ट ने यह भी कहा कि वो उसको वैकेंट कर दे। अब उसकी अधिकारिणी नहीं है क्योंकि उसने अपना फ्लैट खरीद लिया है। अब इसके बाद दोनों ही पक्षकार सेशन कोर्ट में गए और अपील फाइल करी, अपनी अपनी बात वहां पर रखी। सेशन कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि बात ठीक है कि पत्नी ने एक फ्लैट खरीद लिया है, लेकिन उस फ्लैट की ईएमआई के रूप में उसको 42,740 रुपए प्रति माह देने होते हैं, जो कि लायबिलिटी है। तो वो जो 20,000 रुपए हस्बैंड पहले देता आ रहा था, उसको इस ईएमआई के एडजस्टमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अब इस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर जो हस्बैंड था वो दिल्ली हाईकोर्ट गया एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन लेकर के। अब यहां पर हस्बैंड का आर्ग्यू था कि भाई डीवी एक्ट के अंतर्गत जो ऐसी पत्नी को रिलीफ दिया जाता है वो एक अस्थायी रिलीफ होता है, लेकिन यहां पर सेशन कोर्ट ने उसको एक स्थायी संपत्ति निर्माण के तंत्र के रूप में बदल दिया है कि आपने खुद फ्लैट खरीदा, उसकी ईएमआई जो आप हस्बैंड के पैसे से दे रहे हो। इसके अतिरिक्त भी हस्बैंड के कुछ ग्राउंड थे, जिसमें उसने बताया कि जो पत्नी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 1,10,000 रुपए उसको वेतन आता है, 15,000 रुपए उसको एचआरए के अलग से मिलते हैं और 35,000 रुपए पति भी उसको देता है, किसी आदेश के तहत देता होगा। तो टोटल इस प्रकार से मिलाकर के जो उसकी अर्निंग है वो 1,55,000 रुपए प्रति माह बनती है। और जबकि पति की जो ऑन रिकॉर्ड आय है वो 1,30,000 रुपए प्रति माह है, और उसमें से भी उसको 35,000 रुपए पत्नी को देने पड़ते हैं। तो केवल 95,000 रुपए उसके पास बचते हैं स्वयं के और विधवा मां के भरण पोषण करने के लिए। अब इस पर पत्नी का सिर्फ इतना आर्ग्यूमेंट था कि जो उसने फ्लैट खरीदा है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसकी मदर के साथ, प्लस उसके ऊपर इस ईएमआई की वजह से बहुत ज्यादा वित्तीय बर्डन आ चुका है। अब मैं कहता हूं आप लोग एक लेमैन हो, आपको भी ये पूरी परिस्थिति देख करके समझ में आ रहा होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, अंदाजा लग रहा होगा। केवल आप इनकम को ही कंसिडर कर लो। पहली चीज तो जब पत्नी खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी ऑलमोस्ट हस्बैंड के इक्वल है, तो 35,000 रुपए हस्बैंड किस बात के दे रहा है, वो क्यों लगे हैं? पहला क्वेश्चन मार्क तो यहीं आ जाता है। दूसरा, 20,000 रुपए वैकल्पिक उसको क्यों दिया जा रहा है जब उसको एचआरए मिलता है? तो यानी स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो चीजें गलत होती आ रही हैं। अगर प्राइमा फेसी आप देख लो कि भाई हस्बैंड की इतनी सैलरी है, वाइफ की इतनी सैलरी है, किस बात का भरण पोषण, किस बात का रेसिडेंस, जब तुम्हें एचआरए भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, तो चीजें वहीं पे सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी ऑर्डर होते हैं, फिर क्षुब्ध पार्टी उसे चैलेंज करती है, इसी में सालों निकल जाते हैं, इसी में बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाता है। यही विडंबना है हमारे सिस्टम की। तो यहां पर जाके जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सारी चीजें देखी, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पे कहा कि जब आपने अपना फ्लैट खरीद लिया है, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो डीवी एक्ट के प्रावधान है ये उन महिलाओं के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, ना कि उन लोगों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि वो जो 20,000 रुपए वैकल्पिक आवास के लिए दिए जा रहे थे, यदि उसको जारी रखा जाता है तो यह अनुचित होगा। जिस मूल आधार पर वो 20,000 रुपए प्रति माह का आदेश दिया गया था, संपत्ति का अधिग्रहण करते ही वो मूल आधार ही समाप्त हो गया है। और फाइनल ऑर्डर यह किया कि मई 2024 से जो पत्नी है वो 20,000 रुपए प्रति माह जो पा रही थी उसको पाने की अधिकारिणी नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सार ये निकलता है कि पत्नी के पास यदि खुद के रहने का घर है तो वो इस प्रकार से वैकल्पिक आवास के लिए पैसा नहीं मांग सकती, रेंट का पैसा आपसे नहीं मांग सकती। और इन माय ओपिनियन, ये तो ये मामला अलग हो गया, अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूं। मेरा ओपिनियन ये है कि यदि पत्नी स्वयं गवर्नमेंट जॉब में है तो वैसे भी उसको ना तो भरण पोषण का अधिकार है और ना ही उसको आवास के लिए पैसा लेने का अधिकार है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, भरण पोषण के लिए उसको सैलरी मिल रही है,
आवास के लिए या तो उसको क्वार्टर अलॉट होगा और या फिर उसके बदले उसको HRA मिलेगा। तो जब ऑलरेडी गवर्नमेंट उसको वो चीज प्रोवाइड कर रही है और इवन प्राइवेट कंपनीज में भी आजकल ये फैसिलिटीज मिलती हैं, तो फिर कैसे वो महिला आर्थिक रूप से कमजोर हो गई और कैसे वो अपना भरण पोषण करने में असक्षम हो गई। तो प्राइमा फेसी इनिशियल स्टेज पे नहीं दिया जाना चाहिए ताकि जो वादकारी हैं उनके अननेसेसरी ऊपर तक की कोर्टों में चक्कर ना लगे। ये मेरा मानना है, इससे न्याय व्यवस्था और सरल होगी, चीजें सॉर्ट होंगी। और अदरवाइज क्या होता है पता नहीं, एक एक मामले में कितनी कितनी अपीलें चल रही हैं, इतना ढेर लगा हुआ है फाइलों का, कितनी पेंडेंसी है वो किसी से छुपी नहीं है। और इतनी पेंडेंसी होने से जो बेचारे एक्चुअल पीड़ित होते हैं उनके नंबर ही नहीं आ पाते। अब देखो ना, हाई कोर्ट में क्वेश्चन पिटीशन पड़ी रहती है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल हो गए लोगों को। हर बार उनका ये कहना होता है सब नंबर ही नहीं आता, नंबर ही नहीं आता। नंबर इसीलिए तो नहीं आता कि जिन मैटर्स को नहीं जाना चाहिए वो भी जा रहे हैं। खैर चलिए दोस्तों, जो व्यवस्था है सो है, ये तो हमारी अपनी ओपिनियन है उस व्यवस्था पे। बाकी इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।